गांधी जी की जो सपनों की भारत के बारे में आप बता रहे थे अभी मंच से, उसके बारे में सोचते हुए जब आज की भारत की ओर हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है? बापू होते तो काफ़ी निराश होते, क्योंकि आज के भारत में बापू के सपनों के भारत का एक भी अंश दिखाई नहीं देता है। और ये देखकर बापू को बहुत दुख होता, क्योंकि आज अगर सही मायने में हम कहें तो ये बापू के सबसे बुरे दुष्स्वप्न का भारत है, जिसमें जो भेदभाव है, सारी चीज़ों के भेदभाव है, जो विषमताएं हैं, जो एक प्रकार से बापू ने जो पूर्ण स्वराज की कल्पना की थी वो कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो वो देख के बापू बहुत दुखी तो होते, निराश नहीं होते, क्योंकि बापू कभी निराश नहीं होते थे, और वो होते तो शायद हमें इस कगार तक पहुंचने के पहले ही रोक लेते। अभी एक बात बड़े ज़ोरों से चल रहा है, जैसे कि देश की संविधान खतरे में है, देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। तो आपको सचमुच ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बोल रहे हैं लोग? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। संविधान को खतरा है, लोकशाही को भी खतरा है, पर मैं इसमें किसी और का दोष नहीं देखता हूँ। मुझे जो जनता में उदासीनता आ गई है, जो जनता में शिथिलता आ गई है, जो जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, उससे हमारे संविधान और हमारे लोकशाही को सबसे गहरा खतरा है। क्योंकि जिस लोकशाही में जनता आलसी बन जाए, खुदगर्ज बन जाए और कार्यविहीन बैठ जाए घर पे, वो लोकशाही टिक नहीं पाती, क्योंकि आखिर में तो जनता से ही लोकशाही बनती है। तो संविधान और लोकशाही, उसमें कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही चीज़ है, एक रूह है, दूसरी जिस्म है, और वो दोनों को अगर टिकाए रखना है तो जनता ने जिम्मेदारी लिए बगैर वो नहीं टिक पा सकता। जनता गुमराह है ऐसा लगता है? जनता गुमराह भी है, और गुमराह करने वाले जानबूझकर वो गुमराह करते रहते हैं, ताकि वो एक स्वप्नों के ख्यालों में जिंदा रहे और वास्तविकता से उनका रिश्ता टूट जाए। वो राजनीतिज्ञों के लिए बहुत फ़ायदे की बात होती है, और वो कर रहे हैं। आज हम जो नफ़रत की राजनीति देख रहे हैं, झूठ का प्रचार देख रहे हैं, स्लो नारेबाजी, कार्य के जगह नारेबाजी का महिमा हम देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें ये दिखा रही है कि हम में जो उदासीनता है, हम में जो शिथिलता है, हम में जो खुदगर्जपना आ गया, उसका फ़ायदा उठा के सत्ता के लोलुप लोग अपनी सत्ता बना के रखते हैं। गांधी जी पूरा जीवन हम अगर देखें कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम किए, और हम देख रहे हैं कि आज के दिन में जो नफ़रत की बात अभी आप मंच से भी बोल रहे थे, तो एक सांप्रदायिक उत्तेजना पैदा करने की एक कोशिश किया जा रहा है, और इसके चलते देश किस ओर जा रहा है आपको लग रहा है? देखिए, स्पष्ट बात है कि हम विनाश की ओर जा रहे हैं, हम विभाजन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जिस मुल्क में इस हद तक नफ़रत पनपती रहे, जिस मुल्क में इस हद तक भेदभाव पनपते रहे, वो मुल्क टिक नहीं सकता। क्योंकि आखिर मुल्क जो होता है वो ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, एक नक्शा नहीं होता, सिर्फ एक झंडा नहीं होता, वो उसमें बसे हुए इंसानों की एकता का प्रतीक होता है। अगर इंसान एक है तो मुल्क बनता है, अगर इंसान बटे हुए हैं तो मुल्क नहीं बन सकता, वो बंटवारा ही होता जाएगा। और इस बार अगर बटे हम तो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगे। ये खतरा बहुत अब स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है हमें। ये नफ़रत का जो आलम है, ये क्या हाल ही में आपको लगता है कि हाल ही का एक पैदाइश चीज़ है, या इसके पीछे एक लंबे अरसे से काम चल रहा है? देखिए, काम तो लंबे अरसे से चल रहा है। आज़ादी के बाद से ही ये सीक्रेट एजेंडा इन्फोर्स किया गया है, लोगों में वैमनस्य पैदा किया गया है, एक दूसरे के प्रति शक और शुबा पैदा किया है। उसमें से शक और शुबा में से ही नफ़रत
आती है। डर, एक दूसरे का डर बिठाया गया। सबसे पहले हिंदुत्ववादियों ने हिंदू खतरे में है इसका प्रचार किया और हिंदुओं के दिलों में डर पैदा कर दिया कि यहाँ हिंदू खतरे में है और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जाता है। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य पैदा कर दिया, हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों की नफ़रत और डर पैदा कर दी। उसमें से जो नफ़रत है वो बढ़ती गई और जो ये नफ़रत गर्ज लोग हैं उनकी राजनीति को समर्थन मिलता गया, उनको फ़ायदा मिलता गया। तो ऐसा नहीं है कि ये पिछले 8 साल में ही हुआ है, लेकिन पिछले 8 साल में इसका फ़ायदा इतना स्पष्ट बन गया, इतनी बड़े पैमाने पे फ़ायदा मिलता है कि वो लोगों ने अब ये तय कर दिया है कि हम हमारी राजनीति नफ़रत से ही करेंगे। और इसलिए जब भी चुनाव आता है तो जो वरिष्ठ नेता है वो बेशर्मी से नफ़रत का प्रचार करते रहते हैं और हम लोग हैं कि उसमें फंसते जाते हैं, हम वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक और इशारा कर रहा है कि जो धर्म के नाम पर जो राजनीति है और धर्म के बारे में गांधी जी के जो विचार थे कि एक उदार, एक धार्मिक चेतना की और लोगों को ले जाना, हमारे देश में निरीश्वरवादी बातें भी होता है, लेकिन गांधी जी जो विचार रखते थे कि ऐसा एक धर्म हो जो बाकी लोगों से बेमनस ना करे, तो ये धर्म के चलते और धर्म के नाम के जो राजनीति है, असल में धर्म के नाम नहीं है ये, माने इसको धर्म भी नहीं कह सकते हम, तो ये हमें लेकर कहाँ पहुँचाएगा? देखिए, मैंने इसका पहले से ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये हमारे अस्तित्व को एक खतरा है, ये अस्तित्व को चुनौती है और अगर इसी राह पे हम चलेंगे तो ये राह हमें विनाश की मंजिल पर पहुंचा देगी, उसमें दो कोई शक नहीं है। लेकिन ये हमने बहुत समझ लेना चाहिए कि ये नफ़रत, ये डर, ये घृणा, ये एक दूसरे के बारे में शक शुबा, वो हमारी फितरत है। ये जो राजनीतिक है सिर्फ उसको, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो पैदा नहीं कर रहे हैं। ये हमारे जहन में है इसलिए हो रहा है, ये हमारी परंपरा है, भेदभाव की परंपरा जातिवाद से हमारे अंदर रूढ़ी कर गई है। उसी का विस्तृत स्वरूप ये जो सांप्रदायिकता दिखती है, धर्मों के बीच की दुश्मनी दिखती है, जो मतभेद दिखते हैं, वो सब उसी में से आता है। तो ये हमारी जो नेचर बन गया है, जब तक हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक इसी तरह से जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो फ़ायदा उठाएंगे उसका। गांधी जी की जीवन का एक बड़ा हिस्सा अस्पृश्यता के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई में गया और हरिजन आंदोलन जो उन्होंने चलाए, उसके चलते पूरा देश घूमे, उड़ीसा में भी कई बार आए। अभी हम देख रहे हैं कि जो नया शब्द बाकी बाद में निकला, जो दलितों की बात है कि दलित राजनीति की बात है और दलित अस्मिता की बात कर रहे हैं और दलित अस्मिताओं से आगे जाके वोट राजनीति में अपना नियंत्रण ढूंढ रहे हैं और कई साल से ये चल रहा है, जैसे कांशीराम की, मायावती की भी बात हो रहा है। तो ऐसे एक समय में ये भी चल रहा है और हम देख रहे हैं कि दलितों के प्रति अत्याचार भी कुछ कम नहीं हो रहा है, जिसने आपने जिक्र किया मंच में, जो बच्चों को मार के पानी के लिए मार देना। तो ऐसे समय में जब दलितों के अंदर एक चेतना आ रहा है तो गांधीवादियों का क्या भूमिका होना चाहिए ऐसे समय में? देखिए, इसमें यही हमारी मुसीबत है कि हम हर चीज़ में अलग अलग वाद क्रिएट करते हैं। दलित की है तो कांशीराम और मायावती दलितों की बात कर सकते हैं, क्यों? वो लोग भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जितना सवर्ण राजनीति दलितों पे का फ़ायदा उठाती है उतना उन्होंने भी फ़ायदा अपनी निजी राजनीति के लिए किया है। उनमें अगर बीएसपी की राजनीति में दलितों का उद्धार हुआ है तो सिर्फ नेतृत्व बना है। जो सामान्य दलित है उसकी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में भी वही है, आज कोई सुधार नहीं हुआ उसमें। तो ये बात करना कि दलित की राजनीति दलित कर सकता है और गांधीवादियों ने गांधीवाद करना चाहिए, गलत है। जो लोग सब सच्चाई में मानते हैं, जो लोग समता में मानते हैं, जो लोग समानता में मानते हैं, वो लोग सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसा कार्य करें कि सबको एक बनाए। ये
शब्दों की राजनीति से परे हम आ जाए। हरिजन शब्द हुआ, हरिजन शब्द होने पर भी उनके ऊपर के अत्याचार कम नहीं हुए। दलित शब्द हुआ, दलित शब्द होते हुए भी शब्द बदली किया गया, उन्होंने स्वीकृत भी कर लिया, लेकिन उनकी प्रत्यय की जो नफरत है, उनके प्रत्यय जो अत्याचार किया जाता है, भेदभाव बढ़ता जाता है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो शब्द का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अगर देखा जाए तो। ये सिर्फ महज एक फैशनेबल चीज़ हो गई है कि भाई अब वो शब्द वो नाम से नहीं पुकारना, अब ये नाम से पुकारना है। इंदर तो हर नाम में मरता ही रहता है, वो बचता नहीं है। तो ये सब महज एक दिखावा है। ये दलित राजनीति का दावा करने वाले जो नेता है वो अपना फ़ायदा उठाने के सिवा कुछ नहीं करते। उन्होंने अपनी जाति के भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया कि उनको अलग रख कर अपनी राजनीति का फ़ायदा उठाते जाए। डिवाइड एंड रूल वो अंग्रेज़ नहीं करते थे, हम लोग भी उतनी ही सफलता से करते रहे हैं, चाहे वो दलित नेतृत्व हो, सवर्ण नेतृत्व हो, हिंदू नेतृत्व हो या मुसलमान नेतृत्व हो। ये एक बात हो रहा है कि जैसे काले लोगों की लड़ाई, माने जो वर्णभेद के खिलाफ उनके नेतृत्व में न लड़ना, ठीक उसी तरह अगर दलित खुद अपने मुक्ति के लिए की जो लड़ाई है उसमें अगर नेतृत्व करना चाहे तो हम ऐसे लीडरशिप को अगर सही ढंग से वो करें तो उनके दलित लीडरशिप को मान लेना चाहिए। कोई ये देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि जो ये मानना है कि दलित का नेतृत्व दलित और दलित का उद्धार दलित ही कर सकता है, यही गलत है। ये मानना ही गलत है, क्योंकि जब भी दलित ही दलित का उद्धार करने जाएगा तो उसमें लोगों को उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए मौका मिलेगा। क्यों ना हम हमारी जातियों का भेदभाव भुलाकर इंसानियत का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकते। ये मेरा प्रश्न मीडिया से भी है कि आप दलित प्रश्न दलित लीडरों से ही क्यों पूछते हो? क्या जो सवर्ण है तो उनको पता नहीं चलता कि ये अत्याचार है? क्या उनको समझ में नहीं आता? वो समझ नहीं है। अगर नहीं है तो वो नेतृत्व का आएगा। तो ये जो भेदभाव है हर जगह पे मिटाना होगा हमें। ये जो तिराड़े हैं हमारी सोसाइटी में, दरारें पड़ी हुई है, वो दरारें मिटानी होगी हमने। और इसीलिए ये सोच भी बदलनी होगी कि हाँ, दलित का नेतृत्व दलित करता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दलित का नेतृत्व सिर्फ दलित कर सकता है, ये सोच गलत है। दुनिया भर में गांधी जी की चर्चा हो रहा है, पूरा दुनिया भर में, और कई किताबें लिखी जा रही, कई रिसर्च भी हो रहा है, और उनकी जो लड़ाई की जो दो अस्त्र थे, सत्याग्रह और अहिंसा के बारे में भी उनकी जो रेलिवेंस है पूरा दुनिया में, उसके बारे में भी बहुत चर्चा है। ऐसे एक समय में हम देख रहे हैं कि भारत में एक विचारधारा के लोग, उसका पार्टी भी कह सकते हैं, संगठन भी कह सकते हैं, गडसे को महिमान्वित कर रहे हैं, सावरकर की बात उछाल रहे हैं, और कभी कभार गांधी जी को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, संघ परिवार और बीजेपी सावरकर और गोडसे का महिमा मंडन करे, उसमें हमको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। उनका ये हमने उनका बखान करना चाहिए कि जिस आचार और विचार में उनकी मान्यता है उसको वो स्पष्ट कह रहे हैं, तो वो मुझे उसमें कोई दिक्कत लगती नहीं है। हमने वो स्पष्ट रीत से बोलने की ताकत होनी चाहिए। ये कोई पार्टी ऐसा कर रही है, कोई पार्टी वैसा कर रही है, वो कहने से काम नहीं चलेगा। अगर बीजेपी और संघ गोडसे और सावरकर का महिमा मंडन करते हैं तो हम में वो ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हम उसको कहें कि ये बीजेपी करती है और हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। जितना मुझे अधिकार है बापू की भक्ति करने का, उनकी महिमा मंडन करने का, उतना उनको उनके आराध्यों का महिमा मंडन करने का अधिकार है, और वो करें, ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि वो कौन सी विचारधारा, कौन से आचरण को वो लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं उसमें कोई खतरा नहीं समझता हूँ। उनकी ताकत है, उनकी सत्ता है, तो उनको लगता है कि उनकी विचारधारा को प्रभुत्व मिलना चाहिए, तो वो उनका अधिकार है। और ये एक अभी बेसिकली सोशल मीडिया में और बाकी मीडिया में जो उछालते हैं लोग कि एक नेहरू बनाम सरदार, नेहरू बनाम सुभाष, ये जो चीज़ें कि एक को ऊंचा दिखाने के लिए बाकियों को नीचा दिखाने की जो राजनीति,
चल रहा है, इसके बारे में ये देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है, इसमें सोशल कुछ नहीं है। वो पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहा है। संघ के पास अपने खुद के जो राष्ट्रीय नेता जैसा कोई है ही नहीं। आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई सहभाग नहीं था, तो उनको कोई जो नेता थे जो कभी उनके साथ नहीं थे, उनको अपनाने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है, तो वो तो ये करेंगे ही। देश की जो फोर्थ पिलर की बात हो रहा है, तो कई नाम आजकल चर्चे में आता है, जैसे कॉरपोरेट मीडिया, गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, ये जो शब्द बहुत ज़ोरों से चल रहा है हमारे समय में। तो कुछ लोग अल्टरनेटिव मीडिया की बात कर रहे हैं, कभी कभार सोशल मीडिया की भी बात होता है, जहाँ पे बहुत ज़ोरों से झूठ चल रहा है, अर्ध सत्यों का बहुत बोलबाला उसमें है। तो ऐसे में लोगों तक सही बातें पहुँचाने का क्या तरीका हो सकता है? वही माध्यमों का इस्तेमाल हमने के भी करना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया पे झूठ चलता है तो सोशल मीडिया पे सत्य का पे कोई रोक नहीं है। वो हम है कि जो झूठ से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि कहते हैं कि नहीं भाई, सोशल मीडिया में सत्य का कोई जगह नहीं है। हमें और कोई चारा नहीं है, हमें ऑल्टरनेट मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं उनको हमने समर्थन देना, इनकरेजमेंट देना, ये करेंगे तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। वरना फिर उनका भी हश्र वही हो जाएगा कि उनको कॉरपोरेट मीडिया या गोदी मीडिया बन जाना पड़ेगा। गांधी जी की एक किताब, हाँ एक लास्ट, गांधी जी की एक किताब जो हिंद स्वराज है, उसके कई चर्चे होते हैं कि नेहरू अपने समय में उस किताब को कि जो विचार था उसको खारिज करते थे। तो ये एक अलग किस्म की सिविलाइजेशन की बात करते थे गांधी जी। और आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, दुनिया ख़त्म होने की कगार पर होने वाली लोग बात करते हैं, तो ऐसे एक समय में जो विकास के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, यंत्र की बारे में जो गांधी जी की विचार है और सभ्यता जिस ओर जा रहा है बड़े तीव्र से, तो ऐसे एक समय में एक नागरिक के लिए या एक वर्ल्ड सिटीजन के हिसाब से कि अपने देश के सिटीजन हिसाब से कॉन्शस लोगों के तहत क्या करना लाजमी है हमारे लिए अभी? देखिए, हिंद स्वराज की अगर बात होती है तो हिंद स्वराज को अभी के वक्त के मुताबिक देखने की बहुत ज़रूरत है। पंडित जी ने उनके वक्त के दरमियान हिंद स्वराज की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन की होड़ थी और भारत को इंडस्ट्रियलाइज्ड जल्द से जल्द करने के लिए उनको काम करना था, क्योंकि वो ऐसा दिख रहा था कि अभी की जो ज़रूरत है वो मैस इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही हो सकती है। अब 75 साल के बाद वैसा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो ऐसे जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उसका हम नतीजा देख रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। बापू ने हिंद स्वराज में अगर सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की हो तो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी की थी, और कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी का क्या नुकसान हमारी जीने पर होता है वो दर्शाया था। तो आज जब हमें ये पता चल रहा है कि ये गलत था, तो हिंद स्वराज को इस तरह से हमने वापस समझना और अपनाना ज़रूरी है। कई बातें हुई आपसे, और मैं जानता हूं कि कल से आज तक आप पूरे कई जगह पे गए हैं बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। थकना लाजमी है, और कई सवाल थे, आपको हर बार पास में पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं आपको कष्ट दिला के थोड़ा प्रश्न और सवाल आपको किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।